ठीक है ना। तो बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट जो है उसका एग्जांपल और क्या क्या उसका यूज है उसके बारे में, ठीक है ना। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट को डिस्कस करने के क्रम में सबसे पहले हम लोग लेते हैं नाइट्रोजन को। देखो कौन, CHON, 1 मिनट, CHON कौन फिजिक्स केमिस्ट्री से करेगा प्यार, ठीक है ना। तो इसमें जो हमारा है ना, जो शुरू का जो तीन है वो बड़ा ही कॉमन चीज है बेटा। कार्बन और हाइड्रोजन तो जितने भी है सारे के सारे बायोमोलिक्यूल्स में जनरली पाए गए हैं, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन, वो भी सब में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन जो है ना ये हमारा बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये वर्सेटाइल है सब में पाया जाए। जैसे देखेंगे तो हम लोग मोनोसेक्राइड में, कार्बोहाइड्रेट में जनरली ये नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले आज नाइट्रोजन के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। पहला जो हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेटा, वो हमारा है नाइट्रोजन, ठीक है ना। चलिए जी, नाइट्रोजन के बारे में अपन हेडिंग देते हैं और इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। ध्यान दे, अगर तू नाइट्रोजन के बारे में बात करोगे तो प्लांट भाई साहब इसको एब्जॉर्ब कैसे करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है। प्लांट भाई साहब उसको लाते कहाँ से? ये प्लांट है अपना, ठीक है ना। तो ये प्लांट जो है नाइट्रोजन कहाँ से एब्जॉर्ब करता है? हवा से नाइट्रोजन कभी भी नहीं लिया जा सकता, ध्यान देना। हवा से कभी भी नाइट्रोजन नहीं लिया जा सकता। उसके पीछे कारण क्या है पता है तुमको? उसके पीछे रीजन ये है कि हवा में नाइट्रोजन होता है किस फॉर्म में? N2 गैस के फॉर्म में ना। और तुमको पता है N2 गैस फॉर्म का क्या स्ट्रक्चर होता है? नाइट्रोजन जो है वो आपस में 3 बॉन्ड के द्वारा बना हुआ होता है। बेटा ये नाइट्रोजन का जो 3 बॉन्ड है ना, इस दुनिया में बहुत कम ऐसे केमिकल्स हैं जो इस तीनों बॉन्ड को तोड़ सकते हैं। और प्लांट का तो औकात ही नहीं है कि इसको लेकर के तोड़ ले, औकात ही नहीं है। इस कारण से हवा में अराउंड 29% के अप्रॉक्स में नाइट्रोजन होने के बाद भी उसको प्लांट डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता, ठीक है ना। इस नाइट्रोजन को पता है तुमको, बहुत मेहनत करके नाइट्रोजन साइकिल के द्वारा एक साइकिल चलता है, हम लोग डिस्कस करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट साइकिल है ये, नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल के द्वारा अल्टीमेटली क्या होता है, बहुत सारे माइक्रोब्स, जिसमें तुम लोग बहुत सारे पढ़ के भी आए हो, ठीक है ना, राइजोबियम याद करो ना। बहुत सारे माइक्रोब मेहनत के द्वारा क्या करता है, सॉइल में, ठीक है ना, नाइट्रोजन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, NO3 1- के फॉर्म में, ठीक है ना। और जब बेटा ये NO3 1- बन जाता है, तब प्लांट इसको यू एब्जॉर्ब कर पाता है, समझ रहे हो ना, ठीक है ना। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि प्लांट जो है ना, इस नाइट्रोजन को केवल और केवल NO3 के फॉर्म में ले पाएगा और किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं ले पाता, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब किया जाता है बाय प्लांट इन NO3 फॉर्म ओनली, ठीक है ना। पहला पॉइंट हो गया, प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ NO3 1- जिसको नाइट्रेट बोलते हैं, नाइट्रेट ओनली, ठीक है बेटा। इसके अलावा किसी भी फॉर्म में दे कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है ना। हाँ, तबीयत ठीक नहीं लग रही है, उसके पीछे रीजन है ना, आज बहुत बारिश हो रही है तो आज हम सोए हुए थे, पूरे दिन सोए हुए, ठीक है ना। रात में लगभग 6-7 बजे तक जगे हुए थे, सुबह में उसके बाद नींद आ गया। हाँ, तो ये जो है प्लांट जो है ना, केवल और केवल नाइट्रेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है। सबसे पहले हम लोगों को ये दिमाग में रखना पड़ेगा, ओनली इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, ठीक है बेटा। चल, अब नाइट्रोजन के हम लोग इंपॉर्टेंट के बारे में बात करते हैं। हाँ, ऐसा है ना कि केवल नाइट्रोट नहीं, कभी कभी नाइट्रेट नाइट्राइट के फॉर्म में भी एब्जॉर्ब हो जाता है, NO2 1- के फॉर्म में भी, कभी कभी, समटाइम, कभी कभी इसके फॉर्म में भी एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन मेनली अगर हम लोग बात करेंगे, मेनली अगर बात करेंगे तो नाइट्रेट के फॉर्म में, ठीक है ना। अब चल आगे हम लोग बात कर लेते हैं इससे, ध्यान दे बेटा। इससे आगे हम लोग देखेंगे, तो ये जो हमारा है ना, ठीक है ना, अगर हम लोग देखेंगे तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट, ठीक है ना। ये लगभग में मतलब सारे प्लांट के द्वारा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सेल्स में सबसे ज्यादा मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है, और खास करके वो सेल्स जिसमें मेटाबॉलिकली एक्टिविटी ज्यादा हो, ठीक है ना। तो चल लिखते हैं इसको, ठीक है ना। ये रिक्वायर्ड होता है बाय ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट, ठीक है ना। लेकिन स्पेशली कहाँ पे? तो बोल सकते हैं स्पेशली इन मेटाबॉलिक एक्टिव सेल, मेटाबॉलिक एक्टिव सेल, जहां पे रिएक्शंस खूब हो रहे होते हैं, वहां पे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है ना। और जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, जो डेवलपिंग टिश्यू होते हैं, उसमें भी इसकी जरूरत होती है, ठीक है ना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है उसमें भी इसकी जरूरत होती है बेटा। क्यों होती है, जस्ट अभी हम लोग क्लियर कर लेंगे इस चीज को। अभी केवल ये याद रखना है कि इसकी आवश्यकता कहाँ पे ज्यादा होती है, मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल में और मेरिस्टेमेटिक सेल में इसकी आवश्यकता ज्यादा होती है, ये हमें दिमाग में रखना पड़ेगा,
ठीक है बेटा। चलो, इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं। ये हमारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, उसमें नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक है ना। फाउंड इन बायोमोलिक्यूल्स, इन बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स में कहाँ कहाँ पाया जाता है, थोड़ा तुम ही लोग बताना, हमसे ज्यादा तो तुम लोग जानते ही हो निश्चित तौर पे इसके बारे में। बायोमोलिक्यूल्स हम लोग रीड कर चुके हैं ना। अच्छा, बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट आता है, ठीक है ना। तो कार्बोहाइड्रेट में याद कर, हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, सिंपल कार्बोहाइड्रेट था, फिर हमारा कंजुगेटेड कार्बोहाइड्रेट हमारा था ना, ओलिगोसेक्राइड था हमारा, मोनोसेक्राइड था, पॉलीसेक्राइड था। पॉलीसेक्राइड में होमोपॉलीसेक्राइड, हेट्रोपॉलीसेक्राइड। हेट्रोपॉलीसेक्राइड में कुछ याद है तुमको, लिग्निन वगैरह हम लोग वहां पे कुछ डिस्कस कर रहे थे। हाँ, नाग नाम वगैरह डिस्कस कर रहे थे, एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन, याद करो। और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, डिराइव्ड हमारा पॉलीसेक्राइड का एग्जांपल था। तो यहाँ पे जो नाग है, एन है, ये है क्या, नाइट्रोजन ही तो है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं बायोमोलिक्यूल्स में सबसे पहले तो कंजुगेटेड पॉलीसेक्राइड में हमारा ये पाया जाता है ना। पॉलीसेक्राइड जो है उसमें पाया जाता है, ठीक है ना। तो चल, कार्बोहाइड्रेट में पॉलीसेक्राइड में ये पाया गया। अच्छा, एक बात बता, फैट में कहीं पाया जाएगा क्या, फैट का फॉर्मूला क्या था, RCOOH। फैटी एसिड किसके साथ जुड़ा हुआ था, ग्लिसरॉल के साथ। तो यहाँ पे देखो ना, कहीं पे भी हमारा ऐसा नहीं आ रहा है, नाइट्रोजन कहीं पे भी नहीं है। तो तुम बोल सकते हो फैट में ये नहीं पाया जाता, ठीक है ना। हाँ, कुछ कुछ फैट में पाए जाते हैं एक्सेप्शनली, लेकिन सब में नहीं पाया जाता, ठीक है ना। अच्छा, प्रोटीन के बारे में क्या ख्याल है, प्रोटीन में पाया जाएगा ये, हाँ या ना, बताना। प्रोटीन का सबसे छोटा यूनिट क्या कहलाता है, अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड का नाम ही इसलिए पड़ा है क्योंकि उसके पास अमोनिया है या NH2 है, अमाइन ग्रुप है। क्या उसका फॉर्मूला है, याद करो, COH, NH2, R1 और R2। तो यहाँ तो एकदम क्लियरली दिख रहा है तुमको ना। तो तुम बोल सकते हो कि प्रोटीन में ये पाया जाता है। अगर प्रोटीन को या अमाइनो एसिड को, ठीक है ना, अगर नाइट्रोजन नहीं दिया जाए तो इसमें ये ग्रुप नहीं लगेगा, और ये ग्रुप नहीं लगेगा तो फिर प्रोटीन बना कहाँ ना। तो प्रोटीन में बेटा ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना। उसके अलावा हम लोग देखेंगे DNA और RNA के बारे में, न्यूक्लिक एसिड, उसमें भी ये पाया जाता है। DNA एंड RNA उसका भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, अगर ये नहीं होगा तो फिर बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। उसके साथ साथ जितने भी हार्मोन्स हैं, अधिकांश हार्मोन जो है ना अमाइनो एसिड या प्रोटीन के बने हुए होते हैं, और प्रोटीन में जो है ये NH2 पाया जाता है। इस आधार पर हम लोग बोल सकते हैं कि ये हार्मोन्स जो होते हैं उसमें भी पाया जाता है ना। तो बेटा यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो क्लियरली हम लोग को समझ में आ रहा है नाइट्रोजन बहुत ही जरूरत है हमारे लिए। अगर नाइट्रोजन ना हो तो हमारी बॉडी में प्रोटीन का निर्माण नहीं हो ना। अगर नाइट्रोजन नहीं हो तो हमारे अंदर में DNA RNA का निर्माण नहीं होगा, हार्मोन का निर्माण नहीं होगा, कोई भी सेल बच ही नहीं पाएगा, जिंदा ही नहीं रह पाएगा, समझ रहे हो ना। तो इस आधार पे बोल सकते हो नाइट्रोजन जो है बहुत जरूरी है बेटा, इसके बिना तो काम चल ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन के बारे में हम लोग को क्या क्या पता चला, प्लांट केवल इसको एब्जॉर्ब कर पाता है, हम लोग एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। सोच, अगर हम लोग नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड तोड़ने में कैपेबल हो जाते तो कितना अच्छा था। हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन है, सांस लेते सारा का सारा नाइट्रोजन अंदर में चला जाता, और उसका ट्रिपल बॉन्ड तोड़ करके इस नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर लेते हम लोग अमाइनो एसिड बनाने में, फिर प्रोटीन बन जाता, और जब प्रोटीन बन जाता तो फिर हमको दाल पीने की आवश्यकता ही नहीं होती ना। सांस लेके ही हम लोग प्रोटीन बना लेते, बॉडी सॉडी बन जाता एकदम, हाँ। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में जो है वो ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है, और ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, ठीक है ना। तो इस तरीके से नाइट्रोजन जो है हमेशा नाइट्रेट फॉर्म में ही एब्जॉर्ब किया जाता है, या कभी कभी नाइट्राइट के फॉर्म में, और कभी कभी अमोनिया के फॉर्म में, NH3 के भी फॉर्म में समटाइम, ठीक है ना। कभी कभी लेकिन गलती से, ठीक है ना। जनरली प्लांट जो है उसके के द्वारा यूज किया जाता है, आवश्यकता होती है किसमें, मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल में और मेरिस्टेमेटिक सेल में। बायोमोलिक्यूल्स में ये पाया जाता है, उसका कंपोनेंट है, जैसे पॉलीसेकेराइड में नाग एग्जांपल हो गया, प्रोटीन, अमाइनो एसिड, DNA RNA और हार्मोन्स, ठीक है ना। तो बेटा ये बता, अभी जो हमने बताया ये सारी चीजें क्लियर है एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा हुआ है, ये उड़ गया, चैट बॉक्स में बताना। ओके बेटा, वेरी गुड, एक्सलेंट। ओके, क्लियर, वेरी गुड बेटा। ठीक है। हाँ, आगे देखते हैं अपन, 1 मिनट बेटा। चलो ठीक है, तो इसको अपन इरेज कर देते हैं। कौन के बाद हमारा है, कौन के बाद क्या आ जाएगा, CHON हो गया। फिजिक्स, P फॉर फास्फोरस। तो चलिए जी, अब हम लोग फास्फोरस की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। फास्फोरस मैक्रो न्यूट्रिएंट की बात करेंगे, ठीक है बेटा, ध्यान देना। अगर हम लोग फास्फोरस मैक्रो न्यूट्रिएंट की बात करेंगे तो ये भी प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब होता है, ठीक है ना। मिट्टी से ही अवशोषित अवशोषित किया जाता है इसको,
तो लिख लेते हैं एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में? फॉस्फोरस का तो बहुत सारे फॉर्म है ना। तो ये एक्चुअली एब्जॉर्ब किया जाता है HPO4, ठीक है ना, 2 माइनस, या H2PO4 1 माइनस, H2PO4 1 माइनस, इस फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है। तो सबसे पहले बेटा हम लोग को ये ध्यान रखना पड़ेगा किस फॉर्म में एब्जॉर्ब किया गया है, H2PO4 2 माइनस के फॉर्म में या H2PO4 1 माइनस के फॉर्म। ओके, उसके बाद फॉस्फोरस के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन के लिए इसकी आवश्यकता होती है, ठीक है ना। पहला जो जरूरत है वो है रिक्वायर्ड फॉर फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन। अब तुम बोलोगे सर जी ये फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन क्या होता है? चलो बताता हूं मैं। इसको पहले अपन अंडरलाइन कर ले, फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन को। ओके, फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन। देखो, कहीं पे भी फॉस्फेट को जोड़ने की जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं फॉस्फोरिलेशन। मैं लिख देता हूं, एडिशन ऑफ क्या, फॉस्फेट। कभी भी इस मॉलिक्यूल को कहीं पे जोड़ा जाए ना तो उसको हम लोग बोलेंगे फॉस्फोरिलेशन, ठीक है बेटा। इसका एक फेमस एग्जांपल मैं बताता हूं, जैसे एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। एडेनोसिन नाम का एक मॉलिक्यूल है जिसमें दो ठो फॉस्फेट है, इसलिए इसको डाइफॉस्फेट बोला गया है। मैं लिख देता हूं, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ओके, क्योंकि इसके पास में दो ठो फॉस्फेट है इसलिए इसको इसको बोलते हैं एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। अगर कहीं से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को पकड़ लिया जाए, एक फॉस्फेट को पकड़ के लिया है और उसको जबरदस्ती हमने उसमें लगा दिया, खोच दिया, उसमें जोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा? तीन तो फॉस्फेट होगा, दो ठो तो पहले ही इसके पास था, डाइफॉस्फेट तो पहले था, एक और चला आएगा, तो इसको क्या नाम देंगे? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है बेटा। तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है फॉस्फेट, फॉस्फोरस का किस लिए आवश्यकता होती है? फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन के लिए। चीजें क्लियर है बेटा? हाँ है ना। एक मिनट वेट करना, मैं एक कॉल कर लूं, नहीं तो मेरा खाना आज नहीं आ पाएगा। एक मिनट रुक जाना। ओके बेटा, सॉरी, मेरा बिना चाहते हुए भी रोजा हो रहा है आजकल। सुबह में लेट से सोते हैं, 4 बजे तक आराम से उठते हैं, तो अब जाएंगे ब्रेकफास्ट करने थोड़ी देर के बाद। थोड़ा देर और रुक जाते तो मेरा भी इफ्तार हो जाता। चलो ध्यान दो, आवाज आ रही है ना? ओके, गुड। चलो ध्यान दो। तो फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन क्या है? एडिशन ऑफ फॉस्फोरस, सिंपली हम लोग बोल सकते हैं एडिशन ऑफ फॉस्फोरस इज कॉल्ड फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन, ठीक है ना। चलो, आगे हम लोग बात करेंगे, आने वाले समय में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन 3 प्रकार का है। ऑक्सीडेटिव होता है, उसके बाद सबस्ट्रेट लेवल होता है ना। तो वो सब बाद में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा फॉस्फोरस है, ठीक है ना। अब हम लोग इसको इसको बात करेंगे, इसका क्या इस्तेमाल है। तो फॉस्फोरिलेशन में ही इसका इस्तेमाल है, और कोई इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम लोग इसके बारे में नहीं भी लिखें तो चलेगा, ठीक है ना। ये हमारा फॉस्फोरस था। चलो फॉस्फोरस के बाद हम लोग बात कर लेते हैं कौन फिजिक्स केमिस्ट्री से सल्फर। तीसरा नंबर हम लोग सल्फर पे चलते हैं, ठीक है ना, सल्फर।
ठीक है ना। सल्फर जो हमारा है ये भी इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है हमारा, ठीक है ना। अगर हम लोग सल्फर के बारे में बात करेंगे तो प्लांट इसको भी सल्फेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब कर जाता है, करता है, ठीक है ना। तो बोल सकते हैं एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट, प्लांट इन सल्फेट फॉर्म, SO4 1 फॉर्म, इस फॉर्म में प्लांट इसको एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना। और ये जो हमारा है ना, देख बेटा, अगर हम लोग अमाइनो एसिड में बात करेंगे तो याद कर, अमाइनो एसिड में दो ऐसा अमाइनो एसिड हमने बताया है जहां पे सल्फर पाया जाता है, याद कर, ठीक है ना। ये दो ही एग्जांपल हैं, मैं लिख देता हूं। प्रेजेंट इन अमाइनो एसिड, याद रखना, दो ऐसे अमाइनो एसिड है जहां पे सल्फर पाया जाता है। कौन कौन सा है बेटा, किसी को याद है क्या? वेरी गुड आसवी, हाँ, सिस्टीन और दूसरा बता बेटा। पहला तो हमारा सिस्टीन हो गया, दूसरा मैथ्योनिन हो गया, वेरी गुड, ठीक है ना। सिस्टीन और मैथ्योनिन मात्र दो ऐसे हमारे सल्फर मतलब एग्जांपल है अमाइनो एसिड को जिसमें सल्फर पाया जाता है, ओके बेटा। चलो, उसके अलावे अगर हम लोग देखेंगे ना तो और भी बहुत सारा चीज में पाया जाता है, ये प्रेजेंट है अमाइनो एसिड में तो प्रेजेंट है ही, उसके साथ साथ अगर हम लोग देखें तो सल्फर इज प्रेजेंट इन सम विटामिन्स ऑल्सो, ठीक है ना। विटामिन्स, विटामिन्स में भी पाया जाता है, और कुछ को एंजाइम्स है उसमें भी पाया जाता है। को एंजाइम जो होते हैं, कुछ केमिकल्स हैं को एंजाइम्स, उसमें भी पाया जाता है। और विटामिन्स में भी अगर हम लोग एग्जांपल की बात करेंगे ना बेटा, तो विटामिन्स में भी थायमीन और बायोटीन में ये पाया जाता है स्पेशली। थायमीन विटामिन का एग्जांपल है, और दूसरा बायोटीन एग्जांपल है विटामिन का, उसमें भी पाया जाता है, ठीक है ना। उसके अलावा हम लोग देखेंगे तो ये जो हमारा है ना, हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, प्रेजेंट इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, क्या है अभी मत पूछना हमसे, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी पाया जाता है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के किस पार्ट में, तो एक केमिकल है फेरोडॉक्सिन, फेरोडॉक्सिन, उस फेरोडॉक्सिन में ये पाया जाता है बेटा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमारा जो है वहां पे भी पाया जाता है। तो इस तरीके से सल्फर के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो SO4 के फॉर्म में ये एब्जॉर्ब किया जाता है, अमाइनो एसिड में सिस्टीन और मेथियोनिन में ये पाया जाता है बेटा, ठीक है ना। सिस्टीन और मेथियोनिन में पाया जाता है, ओके। उसके साथ साथ ये हमारा विटामिन जैसे बायोटीन और थायमीन उसमें पाया जाएगा, कोएंजाइम में पाया जाएगा, और इटीज जैसे हमारा फेरोडॉक्सिन जो है उसमें भी ये पाया जाता है। अब कैसे होता है हम लोग आने वाले समय में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा, ओके। चलो ठीक है, ये मुझे बताओ पेज नंबर कौन सा होगा ये, जल्दी। ओके, एक्सीलेंट। चलिए, तो ये रहा अपना पेज नंबर 3, इसको अपन सेव करते हैं एंड विल प्रोसीड अहेड। अच्छा, दो तीन दोनों होगा, ठीक है, अपने देख लेना, अपने अकॉर्डिंग कर लेना। ओके बेटा, चल ठीक है। तो हम लोगों ने मैक्रो न्यूट्रिएंट में क्या क्या डिस्कस कर लिया, कौन फिजिक्स, कौन फिजिक्स से करेगा मांग। अब हम लोग चलने वाले हैं कैल्शियम पे, ठीक है ना। तो चलो कैल्शियम हम लोग हेडिंग कर दें, फिजिक्स केमिस्ट्री से करेगा मांग, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, कौन फिजिक्स केमिस्ट्री से, हाँ ठीक ठीक, ओके ओके, गलती मैंने लिख दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री से करेगा मांग, ओके। सी फॉर कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम, ओके बेटा, वेरी गुड। तो चलिए जी, कैल्शियम के बारे में कुछ बात हो जाए यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग कैल्शियम के बारे में बात करेंगे तो कैल्शियम के बारे में सबसे पहला पॉइंट तो ये कि एब्जॉर्ब कैसे किया जाता है, तो वही Ca2+ के फॉर्म में, एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट इन द फॉर्म ऑफ, ये क्या हुआ, एक मिनट का, 1 मिनट, काम क्यों नहीं कर रही है, ओके हाँ, इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम, इसके फॉर्म में ये बेटा एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है ना। इसका जरूरत कहाँ पे होता है, तो मेस्टेमेटिक एंड डिफरेंशिएटिंग टिश्यू सबसे ज्यादा इसको चाहता है कि मेरे पास आ जाए, ठीक है ना। तो बोल सकते हैं रिक्वायर्ड बाय, किसके द्वारा, तो मेस्टेमेटिक एंड डिफरेंशिएटिंग सेल, जो अभी अभी डिवाइड कर रहा है, मेरिस्टेमेटिक या डिवाइडिंग सेल्स, एंड जो डिफरेंशिएट कर रहा है, दोनों सेल को इसकी जरूरत होती है,
ठीक है ना। डिफ्रेंशिएटिंग और मेस्टेमेटिक दोनों तरीके के सेल को इसकी नीड होती है। ठीक है बेटा। उसके अलावा हम लोग बात करेंगे ये कहाँ पाया जाता है, होता कहाँ है। ठीक है ना। अच्छा, किसी को याद है मिडिल लैमला? याद है किसी को? प्रेजेंट इन मिडिल लैमला। मिडिल लैमला में सीमेंट क्या था, कोई बताएगा? मिडिल लैमला में सीमेंट का नाम क्या था? कौन बताने जा रहा है? याद कर, मैंने बताया था कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट। कैल्शियम पैक्टेट। वेरी गुड, एक्सलेंट बेटा। और दूसरा था हमारा मैग्नीशियम पैक्टेट। हाँ। अब तो ही बता, अगर मान ले किसी कारण से कैल्शियम ना हो तो क्या ये कैल्शियम पैक्टेट बनेगा? सीमेंट हमारा बनेगा ही नहीं ठीक से ना। तो तुम समझ रहे हो, सीमेंट बनाने के लिए जरूरी है कि कैल्शियम हमारा वहां पे प्रेजेंट हो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट हमारा मिड लेमला का पार्ट है और उसका होना जरूरी है, इसलिए इसका बनना जरूरी है। उसके अलावा पता है, अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो है ना, रिक्वायर्ड होता है एक और काम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। रिक्वायर्ड फॉर स्पेंडल फाइबर का नाम सुने हो? स्पेंडल फाइबर। स्पेंडल फाइबर के फॉर्मेशन के लिए भी बेटा चीज की जरूरत होती है। कोई बताएगा मुझे स्पेंडल फाइबर का क्या काम है? कौन बताने जा रहा है? स्पेंडल फाइबर का क्या काम होता है? जल्दी चैट बॉक्स में। वेरी गुड बेटा, एक्सलेंट, बता क्या काम है। हाँ, स्पिंडल फाइबर ही तो हमारा है जो कि क्रोमोसोम को सेपरेट करता था, याद कर। ये हमारा दो ठो क्रोमेटिड है, इसको पकड़ के काइनेटोकोर से कौन खींचता था? स्पिंडल फाइबर ही तो खींचता था क्रोमोसोम के, क्रोमेटिड के सेपरेशन के लिए या क्रोमोसोम के सेपरेशन के लिए। मतलब क्या, स्पिंडल फाइबर जो है वो सेल डिवीजन के लिए जरूरी है ना। तो तू ही बता, अगर कैल्शियम न दे तो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं होगा, और जब स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं होगा तो सेल का डिवीजन कौन करेगा ना। मतलब सेल डिवीजन के लिए जरूरी है कि कैल्शियम हो, कैल्शियम नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाए। ठीक है ना। उसके अलावा हम लोग बेटा बेटा बात करेंगे ना, तो हमारा जो सेल है उसके नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन जो होता है, ठीक है ना, उसकी भी जरूरी, उसके लिए भी जरूरत होता है। ठीक है ना। तो एक और काम है, रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ, सुनना मेरी बात, किसकी फंक्शनिंग? तो सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन है उसके नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए भी इसकी जरूरत होती है बेटा। ठीक है ना। उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे ना, तो पता चलता है कि बहुत सारे एंजाइम जो है ना, उसको भी क्या करता है, कंट्रोल करता है या एक्टिवेट करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी समझ में आपको नहीं आएगा, आने वाले समय में अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना। बोल सकते हैं रिक्वायर्ड फॉर एक्टिवेशन ऑफ वेरियस एंजाइम्स। बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए ये आवश्यक होता है। ये नहीं होगा तो बहुत सारे एंजाइम्स एक्टिवेट नहीं होंगे। ठीक है ना। मतलब क्या, हम लोग बोल सकते हैं इस तरीके से, वो क्या करता है, एंजाइम एक्टिवेट होगा तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगे ना। तो बोल सकते हैं हेंस इट रेगुलेट्स, क्या, तो बोल सकते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है उसको ये रेगुलेट करता है। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखेंगे तो अपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये सारे काम है हमारे इस कैल्शियम का। क्या क्या काम है, सबसे पहले तो क्या, Ca2+ के फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है। मेस्टमेटिक एंड डिफरेंशिएटिंग सेल दोनों को इसकी आवश्यकता होती है। मिडिल लैमेला में कैल्शियम फैक्टेट के रूप में इसकी जरूरत है। स्पाइंडल फाइबर का फॉर्मेशन के लिए इसकी आवश्यकता होती है। उसके साथ साथ नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन जो है उसके लिए इसकी आवश्यकता है। ठीक है ना। उसके साथ साथ बात करेंगे तो बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब ये मेटाबॉलिक रिएक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ओके बेटा। तो ये सारी चीजें कैल्शियम के बारे में क्लियर? हाँ या ना, बताना मुझे। ये चीजें तुम्हें लिख लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स तो तुम्हें याद ही हो जाएगा और कुछ पॉइंट तुम्हें लिखना पड़ेगा बार बार। चलो, तो ये था हमारा कैल्शियम, अपने हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया, अपन इससे आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा। कैल्शियम के बारे में बात हम लोग देखते हैं कौन सा है। कौन, फिजिक्स केमिस्ट्री से, मतलब सल्फर आ जाएगा। ओके। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सल्फर के बारे में। ठीक है। सल्फर के बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान देना। एक मिनट, सल्फर तो हो गया है। सॉरी सॉरी, हाँ हाँ, ओके बेटा, सल्फर हो गया है। 1 मिनट। तो कौन सा हो जाएगा इसके बाद? कौन फिजिक्स केमिस्ट्री से करेगा, अच्छा करेगा पोटेशियम। ओके पोटेशियम, मैं लिख लेता हूँ।
पोटेशियम। ठीक है, ध्यान देना, अगर पोटेशियम की बात करेंगे तो ये भी प्लांट के लिए बहुत जरूरी है। पोटेशियम का एक एग्जांपल तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। याद करो कहाँ पे पोटेशियम का एग्जांपल हमने डिस्कस किया था। याद करो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ, जल्दी बता। वेरी गुड, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, एक्सलेंट कदीवा, वेरी गुड। तो पोटेशियम का बेटा सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है वो तो हमें पता है, ठीक है ना। चलो अब देख लेते हैं प्लांट किसके फॉर्म में पहले एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना। तो ये एब्जॉर्ब होता है बाय प्लांट इन द फॉर्म ऑफ क्या, चैट बॉक्स में बता। हाँ, पोटेशियम के प्लस के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है बेटा, ठीक है ना। उसके अलावा इसकी अगर हम लोग और बात करेंगे तो ध्यान देना, ये जो है ना, अगर तुम देखोगे ना, हाँ एक कॉन्सेप्ट में तुम बता दो। देख, एक होता है सोडियम पोटेशियम पंप, ये सेल है। सेल पे एक विशेष प्रकार का कैरियर प्रोटीन लगा हुआ होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। काम का चीज मैं बता रहा हूँ, अच्छे से सुन, इसको काम आएगा। इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप। बड़ा ही काम का ये पंप है, हर एक जगह पे पाया जाता है, लगभग सारे सेल्स में पाया जाता है। और इस सोडियम पोटेशियम पंप की खासियत क्या है बेटा, पता है तुमको? इसकी खासियत यह है कि ये एंटीपोर्ट करता है। क्या करेगा, हमेशा 3 सोडियम को बाहर फेंकेगा, ठीक है ना। इसकी आदत है 3 सोडियम, उल्टा बता रहे क्या, एक मिनट, और 2 को हमेशा अंदर फेंकेगा। एक मिनट में उल्टा बता रहा हूँ, देखो ना मैं क्या भूल गया, कितना आसान चीज, ये मुझे देखना पड़ेगा। एक मिनट रुक जाना। क्या कर रहे हैं हम, इतना छोटा सी। हाँ ठीक है, मैं सही बोल रहा हूँ, ओके। हाँ, तो ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, 3 सोडियम को बाहर फेंकता है और उसके बदले में एक पोटेशियम को अंदर फेंकता है, इसकी आदत है, ठीक है ना। और चूंकि ये पंप है तो ये एटीपी का तो इस्तेमाल करेगा बेटा ना। तो इसके लिए वो क्या करता है, अच्छा खासा मात्रा में एटीपी को बर्बाद कर देता है, एटीपी एनर्जी जो है उसको खा जाता है, ठीक है ना। तो ये सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है ना। तो सोडियम पोटेशियम पंप क्या कर रहा है, 3 सोडियम को बाहर फेंक रहा है, 2 पोटेशियम को अंदर फेंक रहा है। फेंक रहा है मतलब ज्यादा की ओर भेज रहा है। तो जो मुझे ये बात बता, सेल के बाहर, आउटसाइड सेल, मैं यहां पे लिखता हूं आउटसाइड सेल, और यहां पे लिखता हूं मैं इनसाइड सेल, इन सेल, ठीक है ना। कोई मुझे बताएगा कि सोडियम की मात्रा कहां पे ज्यादा होगी, सेल के बाहर में या सेल के अंदर में? कोई सोच के बता तो, सोडियम की मात्रा कहाँ ज्यादा होगी, बाहर या अंदर? हाँ वेरी गुड बेटा, क्योंकि वो बाहर की तरफ फेंक रहा है इसलिए सोडियम जो होगा वो क्या होगा, बाहर ज्यादा होगा ना। तो सोडियम के बारे में जो याद रखना है हमें, क्या याद रखना है बेटा, ये सेल के बाहर ज्यादा होता है, या हम बोल सकते हैं मैक्सिमम इन, सेल के बाहर मतलब कि इंटर सेलुलर स्पेस, इंटर सेल्यूलर स्पेस, इंटरसेलर स्पेस में जो होता है ना बेटा, वो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, मैक्सिमम होता है। हम लोगों को ये यहाँ पे याद रखना है, ठीक है ना। जबकि अगर हम लोग पोटेशियम के बारे में बात करेंगे तो पोटेशियम कहाँ पे ज्यादा मात्रा में है? वेरी गुड, एक्सेलेंट, सेल के अंदर में सबसे ज्यादा मात्रा में जो आयन है वो यही है, ठीक है ना। बोल सकते हैं मैक्सिमम इन सेल, सेल में सबसे ज्यादा मात्रा में ये होता है, ठीक है ना। तो पोटेशियम के बारे में बात करेंगे तो सेल में अच्छा खासा मात्रा में होता है, सबसे पहले तुमको ये याद रखना है, ठीक है ना। दूसरा, अगला इससे आगे वाला पॉइंट देख, ये जो है ना मेस्टेमेटिक टिश्यू में, ठीक है ना, उसमें ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है ना। मेस्टेमेटिक टिश्यू हो गया, लिप्स हो गया, रूट हो गया, इस सब में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो मैं लिख देता हूँ मोस्ट अबंडेंट इन, यहीं पे लिखता हूँ मोस्ट, हाँ। पोटेशियम के बारे में क्या डिस्कस कर रहे थे, ये सेल के अंदर में बहुत ज्यादा मात्रा में पोटेशियम अपना पाया जाता है, ठीक है ना। चलो पोटेशियम के बारे में कुछ और भी चीजें हम लोग डिस्कस कर ले यहाँ पे, ध्यान देना। मोस्ट अबंडेंट होता है मेस्टेमेटिक टिश्यू में, मैं लिख देता हूँ जो छोटा है हमारा पॉइंट, पोटेशियम मो अबंडेंट, अबंडेंट का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में, कहाँ पे? तो पहला है हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब क्या, डिवाइडिंग टिश्यू, जो टिश्यू डिवाइड कर रहा होता है। दूसरा ज्यादा मात्रा में कहाँ पाया जाएगा बेटा, ठीक है ना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारा जो है ना, वो जो बर्ड्स होता है लीफ का, उसमें पाया जाएगा, ठीक है ना। बर्ड्स का मतलब क्या, कली, बर्ड्स में ये पाया जाएगा।
उसके अलावा और कहाँ पाया जाएगा बेटा? तो बर्ड्स के अलावा लीव्स में भी पाया जाता है ये, पत्तियां जो होती है ना, लीव्स में भी पाया जाता है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे तो जो रूट है, जड़ जो होता है, उससे जो टिप होता है उस पे भी अच्छा खासा मात्रा में ये पाया जाता है। ठीक है बेटा, तो ये पॉइंट हम लोग को याद रखना है, कहाँ कहाँ पे ये मोर अबंडेंट है, कहाँ कहाँ प्लांट के किस पार्ट में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। उसके साथ साथ अब हम लोग इसके फंक्शन की बात करते हैं। तो बेटा हमारा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा तो कर ही रहा था, रेगुलेट, याद कर, रेगुलेशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। अब अगर ये ना हो तो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा नहीं हो पाएगा ना। और ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा क्या दिखा रहा है? वाटर का रेगुलेशन तो दिखा रहा है ना। तो इस आधार पे बोल सकते हैं कि ये क्या करता है, रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर करता है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसको रेगुलेट करता है ना। या हम लोग बोल सकते हैं ये क्या करता है, ऑस्मो, ऑस्मो का मतलब क्या होता है, वाटर, ऑस्मो रेगुलेशन करता है। ये पानी का रेगुलेशन करता है, पानी का जो प्रेशर है उसको मेंटेन करने का काम करता है ना। हाँ भी बिल्कुल बेटा, एनायन कैटायन को तो बैलेंस कर ही रहा है, बिल्कुल सही कह रही हो। ठीक है ना। और इस तरीके से वो क्या करता है, सेल के फूलने और उसके पिचकने को रेगुलेट करता है। ये हम लोग बोल सकते हैं टर्जिडिटी ऑफ सेल मेंटेन हो जाता है, टर्जिडिटी ऑफ सेल क्या होता है वो, मेंटेन्ड होता है। अब तो ही बता, ये स्टोमाटा वाला गार्ड सेल था, इसके अंदर में पोटेशियम आयन चला जाएगा तो क्या होगा, सॉलिड पोटेंशियल बढ़ा या घटा? जल्दी बता, सॉलिड पोटेंशियल बढ़ा या घटा? चैट बॉक्स में जल्दी। ओके, वेरी गुड बेटा। जब पोटेशियम अंदर में जाएगा तो सॉलिड पोटेंशियल हमारा इंक्रीज कर गया, एक्सेलेंट। ओके, जब हमारा सॉलिड पोटेंशियल बेटा इंक्रीज कर गया तो तू बता वाटर पोटेंशियल तो डिक्रीज कर गया। वाटर पोटेंशियल तो डिक्रीज कर गया। और बेटा जो वाटर पोटेंशियल डिक्रीज कर गया तो बाहर से क्या होगा, पानी अंदर में भरेगा। और अंदर में पानी भरेगा तो बताओ ये सेल टर्जिट होगा या पचकेगा? जल्दी बता, पानी जब अंदर में जाएगा तो सेल टर्जिट होगा या पिचकेगा? जल्दी बता। हाँ, टर्जिट होगा, फूल जाएगा, वो स्वेल कर जाएगा ना, टर्जिट हो जाएगा। तो इस तरीके से सेल को टर्जिट रखने में भी तो ये हेल्पफुल है। इस टोमेटा को हम लोग एज एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है ना। उसके अलावा बेटा एक और चीज, हम लोग जब मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है ना। तो ये क्या करता है, जो प्रोटीन होती है उसका फॉर्मेशन जो होता है ना, उसमें भी एज एन एक्टिवेटर इस मतलब के प्लस आयन जो है उसकी आवश्यकता होती है, हम लोग देखेंगे। ठीक है ना। उसके अलावा हम लोग देखेंगे तो बहुत सारे एंजाइम को एक्टिवेट ये कर रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट काम है इसका क्या, एक्टिवेशन ऑफ वेरियस एंजाइम। ठीक है ना, वेरियस एंजाइम जो है उसकी भी आवश्यकता होती है। ठीक है ना बेटा। तो ये हमारे पोटेशियम का रोल था। ओके, चलो पेज नंबर बताना मुझे जल्दी, पेज नंबर कौन सा होगा बेटा? ओके, एक पेज तो अपना छूट गया है, वो वाला नोट कर लेना, 5 वाला छूटा हुआ है, नोट करना है। कैसे, वीडियो देख करके, वो सेव नहीं हुआ है, ठीक है ना। और ये वाला जो है अपना पेज नंबर 6 है। ठीक है बेटा, तो चलो ठीक है, इसको अपन सेव कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पोटेशियम। ओके, वेरी गुड आसवी, वेरी गुड बेटा, सबको शेयर कर देना तो। ओके, चलो इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। इससे आगे नेक्स्ट हमारा है, कौन सा था, कौन फिजिक्स केमिस्ट्री से करेगा मांग। लास्ट अपना है मैग्नीशियम। चलिए जी, मैग्नीशियम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना। तो अगर हम लोग मैग्नीशियम की बात करेंगे तो ये किस फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाएगा, तो मोस्ट कॉमन जो आयनिक फॉर्म है उससे एब्जॉर्ब किया जाएगा। तो लिख लेते हैं, एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट इन द फॉर्म ऑफ क्या, इन द फॉर्म ऑफ Mg2+। Mg2+ के फॉर्म में इसको मैग्नीशियम को एब्जॉर्ब किया जाता है। ओके बेटा, चलो उसके अलावा अगर हम वो बात करेंगे, नहीं मैग्नीशियम के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, हाँ ठीक है पढ़ ही लेते हैं। ठीक है ना। तो इसके फॉर्म में ये एब्जॉर्ब किया जाता है। इसकी यूज क्या है बेटा, एक मिनट, क्या मैसेज कर रहे हो?
हाँ, वेरी गुड बेटा। हाँ, इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो नेक्स्ट इसका क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ध्यान दें। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। पता है ये प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल जो होता है, जो हमारा फोटोसिंथेसिस करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उस क्लोरोफिल में ये प्रेजेंट है बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये, ठीक है ना। और इस तरीके से उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे, तो तुम्हें पता है ना राइबोसोम दो प्रकार का होता है, 70S और 80S राइबोसोम, याद है? 70S राइबोसोम, हम्म, और एक होता है, वेरी गुड, 80S राइबोसोम ना। और तुमको पता है ना राइबोसोम के दो सब यूनिट होते हैं। 80S वाला में हम लोग देखेंगे, याद कर तुम्हें बताया गया होगा। 80S वाले में देखे होगे तो इसमें दो सब यूनिट होता है, एक बड़ा सा एक छोटा सा। 70 में भी दो होता है, एक छोटा सा एक बड़ा सा, याद है ना। याद कर, छोटा वाला 70S का जो सब यूनिट था कौन कौन सा था, एक बड़ा वाला 50 था, छोटा वाला 30 था। जबकि इसका छोटा वाला 40 है और बड़ा वाला 60 है। तो ये जो दो सब यूनिट आपस में जो जुड़े हुए हैं ना बेटा, ध्यान देना। ये जो दोनों सब यूनिट जो राइबोसोम का 50 30 या 60 40 जो आपस में जुड़ा हुआ है, उसको जोड़ने के लिए मैग्नीशियम ही तो यहाँ पे आता है। मैग्नीशियम आयन ही उसको जोड़ता है, ठीक है ना। तो बोल सकते हैं कि हमारा राइबोसोम का दोनों सब यूनिट इसी के द्वारा जुड़ा हुआ है। मैं लिखता हूं इसको, ठीक है ना। सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स आर अटैच्ड थ्रू इट। इसी के द्वारा राइबोसोम का सब यूनिट जो है वो आपस में जुड़ा हुआ है, ठीक है ना बेटा। उसके अलावा हम लोग देखेंगे तो और क्या इसका इंपॉर्टेंस है, ध्यान देना। उसके अलावा हम लोग देखेंगे तो ये जो हमारा होता है ना, रेस्पिरेशन में भी कभी कभी इसका इस्तेमाल है। आने वाले चैप्टर्स में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेटा जी, ठीक है ना। रेस्पिरेशन में को फैक्टर के तौर पे एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो बोल सकते हैं यूज्ड इन रेस्पिरेशन, इसका रेस्पिरेशन में भी यूज है एज को फैक्टर ऑफ एंजाइम्स। अब कौन सा है हम लोग अभी डिस्कस नहीं करने वाले हैं, चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो रिस्पिरेशन में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कहाँ कहाँ पे मैग्नीशियम का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना। उसके साथ साथ फोटोसिंथेसिस तो देख ही रहे हो, क्लोरोफिल है तब तो फोटोसिंथेसिस के लिए इसकी जरूरत है ही। उसके साथ साथ ये जो हमारा है ना, प्रोटीन फॉर्मेशन करने के लिए भी इसकी आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो प्रोटीन फॉर्मेशन करने के लिए कैसे आवश्यकता होगी, देख ही रहे हो, राइबोसोम का ये इंटीग्रल कॉम्पोनेंट है ना। तो इस तरीके से मैग्नीशियम जो हमारा है, दैट वन इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट। अगर हमारा मैग्नीशियम नहीं हो, ठीक है ना, तो क्या होने वाला है, अगर एब्जॉर्ब नहीं किया जाए तो क्लोरोफिल हमारा नहीं बन पाएगा। 70S और 80S राइबोसोम जो है उसका दोनों से यूनिट कैसे अटैच होगा, और जो को फैक्टर्स ऑफ जो हमारा रेस्पिरेटरी एंजाइम है वो कैसे हमारा काम करेगा, और वो जब काम नहीं करेगा तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा ना। सॉरी, अगर हाँ ये अगर प्रेजेंट नहीं होगा, सॉरी क्या बोलती है, अगर ये हमारे को फैक्टर नहीं होगा तो हमारा रेस्पिरेशन कैसे होगा, एनर्जी कैसे मिलेगा। अच्छा बेटा, क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, एक बार में देख लो। क्वेश्चन है सर कौन सा क्लोरोफिल होगा। क्लोरोफिल को ए बी सब में पाया जाएगा बेटा। जो भी क्लोरोफिल है ना, सब में मैग्नीशियम पाया जाता है। फोटोसिंथेसिस चैप्टर इसके बाद वाले में हम लोग डिटेल में उसका स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाले हैं। ए में भी, बी में भी, सी में भी, डी में भी, सब में मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ओके बेटा जी, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, हाँ या ना, चैट बॉक्स में बताना। नहीं, तो चलो आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया मैक्रोन्यूट्रिएंट। ओके, चलिए, आज हम लोग मैक्रोन्यूट्रिएंट कंप्लीट कर चुके हैं। अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में।